नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे यूनिट सेकंड। उस बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हमने जो यूनिट सेकंड है उसमें हमने जो अभी तक पढ़ा वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। उसके बाद हमने उसमें कार्नोट साइकिल पढ़ा था। कार्नोट साइकिल में हमने कार्नोट साइकिल का टोटल वर्क निकाला था, उसके बाद टोटल एनर्जी निकाली थी और उसके बाद हमने उसकी एफिशिएंसी निकाली थी नीटा। उसके बाद कल की क्लास फिर हमने कार्नोट थ्योरम पढ़ी थी और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो टॉपिक करा रही थी वो था एंट्रोपी। एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करा देती हूँ। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस लिए आया था कि प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए। इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए हमें किसी थर्मोडायनेमिक नए फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हुई। वो थर्मोडायनेमिक्स नया जो फंक्शन है वो एंट्रोपी है। इसको एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन थी। एंट्रोपी क्या थी? स्टेट फंक्शन थी। स्टेट फंक्शन थी तो इसका डिफरेंशियल कैसा होगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है। उसके बाद हम किसी भी स्टेट की एंट्रोपी जो है वो एग्जैक्ट एंट्रोपी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम केवल उस सिस्टम की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो जा रहा है तो एंट्रोपी डिफरेंस स्टडी कर सकते हैं। मींस एंट्रोपी जैसे मान लो हमने स्टेट ए की एंट्रोपी एस ए है और स्टेट बी की एंट्रोपी एस बी है, तो डिफरेंस एस डेल एस वो होगा एस बी माइनस एस ए। फाइनल माइनस इनिशियल मींस डेल एस तो फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन एस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके बाद इस डेल एस की एक डेफिनेशन दी। डेल एस क्या था? किसी भी सिस्टम के द्वारा क्यू रिवर्सिबल एनर्जी अब्सॉर्ब करता है टेम्परेचर टी पे, तो इनका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? एंट्रोपी चेंज कहलाता है। इसके बाद इस एंट्रोपी की यूनिट पढ़ी थी हमने। क्यू क्या है आपका? कैलोरी। और टी क्या है आपका? डिग्री। टेम्परेचर है तो ये क्या होगा? डिग्री। तो मैं इसकी यूनिट कैसे लिख सकती हूँ? कैलोरी डिग्री इनवर्स। यही है। इसको मैं जूल में लिख सकती हूँ और इसको मैं केल्विन में लिख सकती हूँ। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल केल्विन इनवर्स। ये दोनों हमने यूनिट पढ़ी थी। फिर हमने ये कहा था कि जो एंट्रोपी होती है वो सिस्टम के रैंडमनेस को डिफाइन करती है। एंट्रोपी जो है वो किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट रैंडमनेस को डिफाइन करेगी। रैंडमनेस को डिफाइन करेगी तो एंट्रोपी जो है वो उस सिस्टम में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ही ज्यादा उस सिस्टम में रैंडमनेस होगी और उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू होगी। इसलिए एंट्रोपी जो होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यहां तक की चीजें हमने एंट्रोपी की डेफिनेशंस के साथ में पढ़ ली थी। अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए एंट्रोपी का तो यहां तक बताना है। उसके बाद हमने ये कहा था कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है। इसके लिए हमने एक प्रोसेस करके देखी थी कि हमने ये कहा था कि Q1 अपॉन T1 किसके इक्वल था? Q2 अपॉन T2। और ये रिलेशन कहां से आया था? कार्नोट साइकिल से। और हमने ये कहा था कि कार्नोट साइकिल में दो ही प्रोसेस होती हैं। कौन सी? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इन्हीं प्रोसेस को छोटा छोटा करके इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम बार बार रिवर्स करके बहुत सारी साइक्लिंग प्रोसेस की। तो हमने क्या कहा
कि हमने एक बार स्टडी किया केवल इन्हीं दो प्रोसेस से, ये पाथ ए जिसको हमने आइसोथर्मल कहा और ये पाथ सेकंड जिसको हमने एडियाबैटिक कहा। उसके बाद हमने ये कहा कि पाथ ए से ये जग गया है, ये समेशन, इनका जो समेशन Q अपॉन T की वैल्यू जो आती है वो हमारे पास 0 आती है, समेशन Q अपॉन T। जब समेशन Q अपॉन T की वैल्यू ही 0 आ गई तो डेल S की वैल्यू क्या आएगी, डेल S क्या है यहाँ पे समेशन Q अपॉन T और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, तो डेल S की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 0। क्या डिफाइन कर रहा है, ये स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस थी, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। जब रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस थी तो डेल इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या थी, एक ही, मीन्स एस ए और एस बी, या एस फाइनल और एस इनिशियल दोनों क्या हो गए बराबर। और आप स्टेट फंक्शन को निकालते हो तो कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इन दोनों की वैल्यू जब सेम है तो डेल एस की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास 0 आ गई थी। उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था आइसोथर्मल एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल आइडियल गैसेस एक्सपेंशन में हमने एंट्रोपी चेंज स्टडी किया था आइसोथर्मल आइडियल गैसेस एक्सपेंशन। जब आइसोथर्मल था तो हमने ये कहा था कि डेल टी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। हमने जो स्टडी की थी वो की थी एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन। आइसोथर्मल है तो dt की वैल्यू हमने 0 बताई, जब dt की वैल्यू 0 तो de की वैल्यू भी क्या हुई 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q की वैल्यू किसके इक्वल हो गई W के बीच, और ये प्रोसेस कौन सी थी रिवर्सिबल, और ये क्या था W जब हम निकालते हैं तो वो RT ln V2 अपॉन V1 की वैल्यू आती है। आपने जो एक्सपेंशन वर्क निकाला था आइडियल गैसेस का एक्सपेंशन वर्क, वो क्या था आपका RT ln V2 अपॉन V1, यही था प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो डेल S क्या होगा आपका Q रिवर्सिबल अपॉन T, यही था ये डेफिनेशन से Q रिवर्सिबल अपॉन T। अब Q रिवर्सिबल की वैल्यू क्या है बेटा RT ln V2 अपॉन V, तो क्या आ गया RT ln V2 अपॉन V1 अपॉन T, इस T से ये कैंसिल, तो डेल S की वैल्यू हमारे पास क्या आई R ln V2 अपॉन V1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या 2.303 R log V2 अपॉन V1। इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम 1.5 लीटर था। यदि इसी टेम्परेचर पे नाइट्रोजन का 15 लीटर तक रिवर्सिबल एक्सपेंशन किया जाए तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होगी। आपके क्या क्या दिया हुआ है 300 केल्विन टेम्परेचर पे, क्या दिया हुआ है 300 केल्विन टेम्परेचर पे 14 ग्राम N2 को। देखो ये 1 मोल गैस के लिए निकल के आई है ये, यदि मैं N मोल गैस की बात करूंगी तो डेल एस मेरा क्या आ जाएगा 2.303 NR log V2 अपॉन V1, यही आएगा। ये 1 मोल के लिए निकल के आई थी, क्योंकि जो हम वर्क निकाल रहे हैं ये 1 मोल के लिए था। यदि मैं N मोल के लिए निकालती तो PV इक्वल टू NRT करती,
और उस केस में मेरे P की वैल्यू क्या आ जाती, nRT अपॉन V। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करती तो इंटीग्रेशन nRT dV अपॉन V, यही काम कर रहे थे हम। तो ये nRT आपका बाहर आ जाता इस इंटीग्रेशन से, nRT ln V2 अपॉन V1, यही तो था W आपका। हमने वहां पे इनिशियली क्या बोला था, 1 मोल गैस, इसलिए ये जो वर्क निकल के आता है ये 1 मोल गैस के लिए आता है। यदि n मोल गैस होती तो यहाँ पे क्या लगता, n साथ में लगता। अब देखो क्या दिया हुआ है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस 1.5 लीटर वॉल्यूम से कहां पे आइसोथर्मली एक्सपेंड होती है, आइसोथर्मली रिवर्सिबल एक्सपेंड होती है कितना, 15 लीटर। तो आपको क्या निकालना है, डेल एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, आप क्वेश्चंस आते हैं बेटा, यदि उन्होंने इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है तो उसके साथ कई बार आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल उठा के दे देता है, साथ में क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देगा और उसके साथ आपको न्यूमेरिकल उठा के दे देगा, तो न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। क्या आएगा, डेल एस, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो लिखो और जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। क्या है, 2.303 nr log V2 अपॉन V1। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पता है हमें। n नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है बेटा, 14 ग्राम, और मोलिकुलर वेट N2 का कितना होता है, 28 ग्राम, यही होता है। तो 28 क्या आया, 1/2 मीन्स 0.5, ये आ गया। N की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ गई। R की वैल्यू हमें पता है। अब देखो V2 आपका क्या है, 115 लीटर, V2 हमारा क्या है 15 लीटर, और V1 हमारा क्या है 1.5 लीटर, और R की वैल्यू आती है 1.986 के आसपास। इसको कई बार हम 2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। R की जो वैल्यू आती है इसको हम अप्रोक्सीमेट 2 भी मान लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डेल एस। क्या करोगे, 2.303 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या आ गई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.986, या चाहो तो आप 2 भी लिख दो, मल्टीप्लाई बाय, अब क्या आएगा आपका log V2 क्या है बेटा आपका 15 और V1 क्या है 1.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर एक 0 लगाऊंगी और जब मैं इसको काटूंगी तो ये किस पे कट जाएगा, 10 पे। हमें पता है कि जिसका बेस और log की जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो सेम होता है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। ln ई की वैल्यू भी 1 आती है, log 10 की वैल्यू भी 1 आती है, और यदि आपसे पूछा जाए log 6 की वैल्यू भी 1, मीन्स यहाँ पे जो सेम हो जाते हैं बेस और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो यदि सेम हो जाते हैं तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1 के अंदर। ठीक है, चलो आगे इन सब की कैलकुलेशन देखो। अब आप डेल एस क्या आया, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.986 और मल्टीप्लाई बाय, अब ये log 10 की फॉर्म में बन गया, log 10 इसकी वैल्यू क्या है बेटा, अभी बताई थी आपको 1। तो ये डेल एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 1.986, और ये जो आपकी वैल्यू है ये इनको कैलकुलेशन आप कर लेना। देखो हमें एक क्या दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को मैं वापस समझा रही हूं आपको। क्या दिया हुआ है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे एक कोई नाइट्रोजन गैस है, कितने ग्राम 14 ग्राम गैस। इस गैस को
जो है वो 1.5 लीटर से कितने पे 15 लीटर तक आइसोथर्मली रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराया गया है। N2 गैस थी 300 केल्विन पे, कितने ग्राम थी 14 ग्राम, और उसको कहां से कहां तक वॉल्यूम कितना चेंज किया 1.5 से 15 ग्राम तक। इतनी चीजें दी हुई है हमें। अब हमारा फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है इसमें हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है। हमें पता है कि डेल एस जो होता है वो होता है 2.303 NR log V2 अपॉन V1। ठीक है, अब देखो N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 14 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28। भाई किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो नंबर ऑफ मोल्स का होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम और क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। क्या रखा है यहाँ पे 14 रखा है, यहाँ 28 रखा, क्या आया हमारा 1/2, या तो 1/2 की फॉर्म में लिख लेना या 0.5 आ गया। अब देखो V2 दिया हुआ है हमें 15 लीटर, V1 दिया हुआ है 1.5 लीटर। ठीक है, अब R की वैल्यू होती है 1.986। आप लगभग इसको 2 से भी कैलकुलेट करके आ जाओगे तो कोई गलत नहीं कहेगा। चलो आगे, अब आता है डेल एस। डेल एस में 2.303 एज इट इज रख दिया। एन की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली 0.5, उसके बाद मैंने टू की वैल्यू आर की वैल्यू रख दी 1.986 और फिर लॉग क्या आया V2 अपॉन V1। V2 की वैल्यू क्या है 15 और V1 की वैल्यू क्या थी 1.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर 0 लगाऊंगी और ये क्या होगा किससे चला जाएगा 10 से, और log बेस 10 की वैल्यू 10 क्या होती है 1 में कन्वर्ट हो गई, तो ये तो पूरा 1 में बना, ये तो 1 में बन गया, और इनको जब हम कैलकुलेट करके हमारा क्या निकल जाएगा डेल एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है भाई, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस फॉर्म बनेगी, या कोई दो ट्रांजिशन स्टेट आपस में इंटरचेंज होंगे, यही है फिजिकल स्टेट। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और कोई दो ट्रांजिशंस आपस में इंटरचेंज हुए, तो हम 3 तरीके की एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे आज। एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट। एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट। सबसे पहले मैं निकाल रही हूं सॉलिड टू लिक्विड। क्या निकाल रही हूं सॉलिड टू लिक्विड। अब देखो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट होगा, तो टेम्परेचर तो हमें पता चल गया Tm। टेम्परेचर क्या है इनका Tm। ध्यान रखना जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कब होगा, जब टेम्परेचर इसका कितना आ जाए मेल्टिंग पॉइंट इतना, तभी तो मेल्ट होगा। यदि मैं किसी 1 ग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हीट देती हूं तो उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कब, जब किसी 1 ग्राम सॉलिड को क्या दिया मैंने Tm टेम्परेचर पे हीट दी और वो किस में कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये कह रहा है इस हीट को मैं क्या कहती हूं
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगी, डेल एच एफ से। इसके अंदर जो हीट दी जाती है उसको मैं किससे दिखाऊंगी, डेल एच एफ से। तो डेल एस क्या था आपका, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्या था, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यही था। अब क्या करना है आपको, क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू ये रही। मैंने क्या बोला आपको कि उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट इतने टेम्परेचर पे जब मैं उसको हीट देती हूं तो 1 ग्राम सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो इस हीट को तो हम जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है वो हीट तो आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है, या इसको फ्यूजन एंथैल्पी कहते हैं। और इस एंथैल्पी को मैं डेल एच एफ से डिनोट करती हूँ। तो मेरी क्यू तो जो हीट दी है वो कितनी है, डेल एच एफ के इक्वल, और टेम्परेचर कितना है मेरा, इसके मेल्टिंग पॉइंट इतना टेम्परेचर। तो क्या बना बेटा, डेल एच एफ अपॉन टी एम। अब देखो यहां मैं हीट दे रही हूं, अब इसके साइन पे आते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी या एंट्रोपी डिक्रीज होगी। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन जब हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या कहें कि डेल एस जो है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इसके साइन पे। किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इसके साइन पे ये कर रहा है। अब मैं क्या कर रही हूं, हीट दे रही हूं, हीट दे रही हूं, सिस्टम के द्वारा हीट अब्सॉर्ब की जाती है, तो ये क्या है, पॉजिटिव साइन है बेटा। क्या है ये, पॉजिटिव साइन। जब इसका पॉजिटिव साइन है तो डेल एस कैसा आएगा मेरा, पॉजिटिव। तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज में एंट्रोपी चेंज कैसी होती है, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज होती है। दोबारा सुन लो, जब 1 ग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट इतने टेम्परेचर दी जाती है तो किस पे, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे उसको हीट दी जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर। इस पे जो हीट देते हैं उसको हम फ्यूजन हीट कहते हैं या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। इसको हम डेल एच एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डेल एच एफ की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। जब हीट दे रहे हैं तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो डेल एस की वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। दूसरा है लिक्विड टू गैसियस स्टेट, यही है। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में। कब होता है, कौन से टेम्परेचर पे होगा, उनके बॉइलिंग टेम्परेचर पे। कौन से टेम्परेचर पे होगा, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड गैस फॉर्म में कब जाएगा, जब हम उसको बॉइलिंग टेम्परेचर इतना टेम्परेचर देंगे। उस टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट देंगे उस हीट को वेपराइजेशन हीट कहेंगे और उसको डेल एच वी से दिया जाएगा। ध्यान से सुन लो, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कब होगा, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे, ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर पे आप उसको जो हीट दे रहे हो उस हीट को हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू डेल एच वी डिनोट करते हैं। तो डेल एस आपका क्या आ गया बेटा, डेल एच वी अपॉन टीबी, यही है। इसका भी साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, इसका भी साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि आप इसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। आप इसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। अब आता है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस में क्या होगा, एक फॉर्म से किस में ट्रांजिशंस हो रहा है, दूसरी फॉर्म में ट्रांजिशंस हो रहे हैं। जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांजिशंस होते हैं तो कौन से टेम्परेचर पे होंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। जब एक फॉर्म से, जैसे हम बात करें MnCl2 2H2O, ये जब MnCl2 4H2O में चेंज होगा तो कब होगा ये इसके ट्रांजिशन टेम्परेचर पे होगा, जब लगभग 55
डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर देंगे तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो उसकी क्या कहलाती है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर हुआ और उसके लिए जो हीट दी जाती है वो ट्रांजिशन हीट कहलाती है, HT, हीट ऑफ ट्रांजिशंस कहा जाता है। इससे रिलेटेड आप एक प्रैक्टिकल करोगे आप सेकेंड ईयर के अंदर, हीट ऑफ, आगे हम पढ़ेंगे भी। यहाँ पे तो सिर्फ आपको इतना ही है। ये क्या है? हीट ऑफ ट्रांजिशंस। क्या कहलाएगी ये? हीट ऑफ ट्रांजिशंस। तो डेल एस की वैल्यू क्या हो गई बेटा इसके लिए? डेल एच टी अपॉन टी टी। यहां साइन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके द्वारा दी गई हीट का साइन कैसा है। अब यहां पे सुन लो आप, इसमें डेल एस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो मान लो इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो हमें हीट दे रहे हैं, और जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में आती है तो हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज होगी तब तो बेटा साइन कैसा होगा आपका? नेगेटिव। मीन्स तब तो एंट्रोपी क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। लेकिन जब हीट दे रहे हो और इस फॉर्म में आ रही है तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये किस बात पे? इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसमें एक में आप हीट देते हो और दूसरी फॉर्म जो है उसमें हीट रिलीज हो रही है। तो ये ट्रांजिशंस एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी चेंज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों फॉर्म में हमेशा जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा? पॉजिटिव फॉर्म ही होगी। आज हमने जो पढ़ा है वो एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट पढ़ा है। इसमें हमने कहा कि पहले मैंने ये कहा कि सॉलिड से लिक्विड जब चेंज होती है तो एंट्रोपी क्या चेंज होगा। तो मैंने ये कहा कि सॉलिड से लिक्विड जब बदलेगा तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा। तो इसके लिए टेम्परेचर को मैंने Tm लिखा है। Tm क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट है। उसके लिए जो हीट दी जाती है वो हीट क्या कहलाती है? डेल एच एफ कहलाती है, हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, डेल एस की वैल्यू उससे क्या निकल के आई है? डेल एच एफ अपॉन टी एम। क्या निकल के आई? डेल एच एफ अपॉन टी एम। अब देखो, डेल एच एफ आपको हमेशा हीट देनी ही पड़ेगी, इसलिए डेल एच एफ की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। इसलिए डेल एस की वैल्यू भी कैसी होगी? पॉजिटिव। मीन्स सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। उसके बाद चलते हम लिक्विड से गैसेस फॉर्म में। लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जब हम जा रहे हैं तो लिक्विड से गैस कौन से टेम्परेचर पे बनेगी? उनके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग टेम्परेचर चाहिए, और इसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल एच वी। तो ये क्या हुआ? डेल एच वी अपॉन टी बी, डेल एच वी अपॉन टी बी। अब देखो यहाँ डेल एस की वैल्यू यहाँ पे भी कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। तो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इन तीनों से अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैसेस स्टेट की। आप ऐसे ही अंदाजा लगा लो, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैसेस स्टेट की। फिर किसकी होती है? लिक्विड की। और सबसे कम एंट्रोपी किसकी होती है? सॉलिड की। भाई सॉलिड में अरेंजमेंट करना ज्यादा आसान है, अरेंज्ड होते हैं, और गैसेस में कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। तो जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में आए तो एंट्रोपी बढ़ी, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आए तो भी एंट्रोपी बढ़ी। अब ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट में जो एंट्रोपी चेंज है वो डिपेंड करता है हम कौन सी फॉर्म में आ रहे हैं। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट की एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
यहाँ तक का पोर्शन हमने आज की क्लास में कर लिया। कल की क्लास में हम एंट्रोपी का रिलेशनशिप देखेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ में। उसके बाद हम एंट्रोपी का रिलेशन देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के साथ में। मीन्स मैंने आपको जब बताया था तो मैंने ये कहा था कि एंट्रोपी जो है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का, लेकिन एक ही टाइम में ये जो है वो केवल दो के का ही फंक्शन होगी, या तो टेम्परेचर और प्रेशर का होगी या होगी टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो कल हम इनके बीच का रिलेशनशिप देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ एंट्रोपी चेंज कैसे वेरी करता है और टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ एंट्रोपी में चेंजेस किस तरीके से आते हैं। थैंक यू।